नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉयमेंट 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम खबर रोज का देते रहेंगे। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। हेलो दोस्तों, आज हम आपको इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में बताएंगे और उनके बारे में थोड़ी जानकारी भी देंगे। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत में कौन कौन से शब्द आए और उनसे क्या क्या संबंधित है, आज हम उनको थोड़ा सा विस्तार से समझाएंगे। सबसे पहले हम आपको प्राचीन भारत के बारे में बताने वाले हैं। इतिहास, संस्कृति के आरंभ बिंदु लगभग 30 लाख वर्ष पहले यानी 3000 ईसा पूर्व तक का इतिहास। आधि इतिहास, भारत के संदर्भ में खाद्य उत्पादन के आरंभ 5000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का समय। वैदिक साहित्य, वह साहित्य जिसमें ऋक, साम, यजुर तथा अथर्ववेद की संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक व उपनिषद सम्मिलित किए जाते हैं। झूकर संस्कृति, झूकर संस्कृति हड़प्पा संस्कृति के बाद के युग की वह संस्कृति जो सिंधु के झूकर प्रदेश में सबसे पहले ज्ञात हुई। कब्रिस्तान एवं संस्कृति, पश्चिम पंजाब तथा बहावलपुर में हड़प्पा स्थल के कब्रिस्तान से प्राप्त एक विशिष्ट मृणभांड प्रारूप पर आधारित संस्कृति। आहार संस्कृति, आधुनिक उदयपुर के समीप स्थित आहार नामक स्थान पर खुदाई में प्राप्त ताम्रपाषाण संस्कृति। यह स्थल बनास नदी की घाटी में होने के कारण इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं। कामत संस्कृति, मालवा में 2200 से 2000 ईसा पूर्व के मध्य पाई जाने वाली ताम्रपाषाण संस्कृति। धर्म चक्र प्रवर्तन, गौतम बुद्ध द्वारा सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को दिया गया पहला धार्मिक उपदेश जिससे धर्म प्रचार आरंभ हुआ। प्रातीत्य समुत्पाद, बौद्ध दर्शन का वह सिद्धांत जो विकास की व्याख्या कारण कार्य संबंध से करता है। प्रातीत्य, इसके होने से समुत्पाद यह उत्पन्न होता है। स्यादवाद, जैन धर्म का वह सिद्धांत जिसके अनुसार हर ज्ञान को 7 विभिन्न स्वरूपों में व्यक्त किया जा सकता है, जिसे सप्तभंगी ज्ञान व अनेकांतवाद भी कहते हैं। अणुव्रत, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह व ब्रह्मचर्य के जैन सिद्धांत का वह उदार रूप जिसे गृहस्थ लोग अपनाते थे। महाव्रत में इन्हीं सिद्धांतों को कठोरता से पालन किया गया है। वेतेयी प्रथा, पशुओं की चोरी या लूट करने की संगम काल में प्रचलित प्रथा जिसका पालन मरवा जनजातियों द्वारा किया जाता था। पेट, गुप्त काल में गांवों की छोटी इकाइयाँ जिनका उल्लेख संक्षोभ के खोह अभिलेख में मिलता है। उपरिक, गुप्त काल में शासन की प्रादेशिक इकाई, मुक्ति का मुख्य अधिकारी। गोप्ता, गुप्त काल में शासन की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई, देश का मुख्य अधिकारी। उद्रंग, व्यूहलर के अनुसार गुप्त काल में राज्य को दिया जाने वाला भूमि कर। P.L. गुप्ता के अनुसार भोग नामक कर का पर्यायवाची। क्षेत्र, गुप्त काल के संदर्भ में वह जमीन जो खेती के योग्य हो, वास्तु रहने योग्य जमीन को गुप्त काल में वास्तु कहा गया है। सिल, न जोती जाने वाली जमीन गुप्त काल में सिल कहलाती थी। ऐसी जंगली भूमि को अपृहत भी कहा जाता है। सबुक फूरिया, गुप्तोत्तर काल में के क्षत्रियों का एक वर्ग के लिए इम्न या खोदव द्वारा प्रयुक्त शब्द राजवंश, सामंत वर्ग तथा योद्धा वर्ग के क्षत्रिय इसमें आते थे। कतरिया, इब्न खुर्दादव द्वारा किए गए क्षत्रियों के वर्गीकरण में गुप्तोत्तर काल के क्षत्रियों का वह भाग जो कृषि, व्यापार आदि गैर क्षत्रिय व्यवसायों से जीविका चलाते थे। व्युदशीरिन या सीरिन, गुप्तोत्तर काल के किसानों का वह वर्ग जो बटाई पर खेती करने का काम करता था। महाजनपद, उत्तर वैदिक काल के बाद के समय के प्रमुख राज्य। अगुंतर निकाय ग्रंथ के अनुसार इन राज्यों की संख्या 16 थी। सम्राट, 16 महाजनपदों के काल के ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार पूर्वी भारत के राजाओं का विरुद्ध। भोज, ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार दक्षिण दिशा के राज्यों के शासक जो संभवतः एक निश्चित काल के लिए होते थे। राजा, मध्य देश के राज्यों के शासक ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार राजा कहलाते थे। विराट, उत्तर दिशा में हिमालय क्षेत्र के राज्यों के शासक इस नाम से पुकारे जाते थे। स्वराट,
पश्चिम दिशा के राज्यों के शासकों के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द। ऐसे शासक की स्थिति सामानों में ज्येष्ठ की थी। धम्म महामात्र अशोक के समय नियुक्त किया गया अधिकारियों का वर्ग जो अशोक के धम्म के सिद्धांत का प्रचार करता था। ब्रह्मदेव भूमि मौर्य काल के शिक्षकों, पुरोहितों व वेद पाठी ब्राह्मणों को दान में दी गई कर मुक्त भूमि। वार्ता धर्मशास्त्रों व कौटिल्य के अर्थशास्त्रों में शूद्रों के लिए निर्धारित जीविकोपार्जन के साधन कृषि, पशुपालन तथा वाणिज्य। अनिष्कासिनी कौटिल्य के अनुसार मौर्य काल के संभ्रांत परिवार की नारियां जिन्हें घर के बाहर जाने की स्वतंत्रता नहीं थी। सेतुबंध मौर्य काल में राज्य द्वारा सिंचाई के लिए तालाब, कुएं एवं झीलों बांधकर बना पानी को एक स्थान पर एकत्रित करने की व्यवस्था। सेतुबंध एग्रोनोमोई मैक्सनीज के अनुसार मौर्य काल में मार्ग निर्माण करने वाला अधिकारी। तीर्थ महामात्र मौर्य काल में अधिकारियों का एक विशाल वर्ग जो महाराज साम्राज्य के विभिन्न भागों से शासन का संचालन करते थे। संगम साहित्य तमिल कवियों के संघ या मंडल द्वारा 120 से 150 वर्षों में 4-5 पीढ़ियों में रचित साहित्य जिनका रचनाकाल 100 से 250 ईस्वी तक है। अब मध्यकालीन भारत के शब्द। सरैया वह देवी कानून जिसका उल्लेख कुरान में स्पष्ट रूप से किया गया है, यानी मुसलमानों का कानून। सुन्ना पैगंबर द्वारा बनाए गए सिद्धांत जो शरीयत का समर्थन करते हैं। खलीफा कुरान के अनुसार पृथ्वी पर खुदा के प्रतिनिधि को खलीफा कहा जाता है। पैगंबर साहब के उत्तराधिकारियों के लिए यह भी उपाधि बनाई गई। अख्ता निजाम उल मुल्क के सियासतनामा के अनुसार इस संस्था का तात्पर्य क्षेत्र विशेष के राजस्व के हस्तांतरण से था। क्षेत्र में कानून व्यवस्था का उत्तरदायित्व भी राजस्व प्राप्त करने का होता था। काजी उल कजात सल्तनत काल के आरंभ से ही सुल्तान के बाद राज्य का सर्वोच्च न्यायाधीश। अन्य काजियों की नियुक्ति उसी की सिफारिश से होती थी। सिजदा और बायोबॉस बलबन के दरबार की परंपराएं। जो व्यक्ति सुल्तान के पास जाता वह घुटने के बल बैठकर सिर झुकाता। सिजदा तथा उसका चरण बल बैठकर सिर झुकाता। सिजदा तथा उसका चरण चुम्बन पाए बोस करता। उलेमा सल्तनत काल में विद्वानों का वह वर्ग जिसे धर्म के सिद्धांत की व्याख्या करने का अधिकार था। अमीर सल्तनत काल में अधिकारियों के वे वर्ग जो राज्य के सभी प्रमुख पदों पर नियुक्त थे। वजीर भारत में वजीर के पद की स्थापना सल्तनत काल के आरंभ से हो गई थी। वजीर सुल्तान का मुख्यमंत्री था। वह मूलतः वित्त विभाग को देखता था। उसका कार्यालय दीवान ए विजारत कहलाता था। वजीर ए मुमलिक दीवान ए विजारत का वह अधिकारी जो प्रांत तथा अन्य विभागों से प्राप्त हिसाब का लेखा जोखा रखता था। मुस्तौफी ए मुमलिक वह पदाधिकारी मुशर्रिफ के हिसाब की जांच करता था। दीवान ए बकूफ इस विभाग की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खलजी ने की। इसका कार्य था व्यय के कागजात की देखभाल करना। जजिया वह कर जो मुस्लिम सरकार गैर मुस्लिमों की संपत्ति व सम्मान की रक्षा करने के दायित्व पूरा करने के बदले उनसे लेती थी। सैनिक सेवा से मुक्ति पाने के बदले भी यह कर दिया जाता था। मुतसर्रिफ वह अधिकारी जो सल्तनत काल में कारखाने का अध्यक्ष होता था तथा अपने कारखाने का हिसाब रखता था। जकात वह कर जो मुसलमानों की अपनी वार्षिक एवं एक न्यूनतम सीमा से अधिक आय पर देना पड़ता था। इसकी दर 2.5% थी। बसाहत कर निर्धारण की वह पद्धति जो भूमि की पैमाइश की आधारित थी। इसे अलाउद्दीन खलजी ने आरंभ किया। खालसा भूमि सल्तनत काल में तथा उसके बाद भी वह भूमि जो सीधे केंद्रीय सरकार के नियंत्रण में थी। मुक्ता सल्तनत काल में अख्ता के पदाधिकारी को मुक्ता कहा जाता था। कभी कभी उसे दली भी कहा जाता था। चौथभू राजस्व का चतुर्थांश जिसे शिवाजी पड़ोस के मुगल क्षेत्रों से वसूल करते थे। मीर बख्शी मुगल काल में सैन्य विभाग का अध्यक्ष वह गुप्तचर व एवं सूचना एजेंसियों का भी अध्यक्ष था। सिकदार शेर शाह के शासन काल में परगना नामक प्रादेशिक इकाई का मुख्य अधिकारी। सरकार सल्तनत काल से चली आ रही प्रादेशिक प्रशासन की इकाई जो परगना से ऊपर थी। मुसिम्फ शेर शाह के समय परगना का अधिकारी जो कर वसूली का प्रबंध करता था। आधुनिक भारत कर्नाटक युद्ध
प्रदेश में इंग्लैंड तथा फ्रांस की व्यापारिक कंपनी के मध्य होने वाले युद्ध, यह युद्ध 3 थे जो क्रमशः 1740 से 48, 1749 से 55 तथा 1756 से 63 में लड़े गए। अलीनगर कलकत्ता का नाम जो उसे जीतने के बाद 1756 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने रखा। दीवानी किसी सूबा में भूमि कर व अन्य कर वसूल करने का अधिकार। 12 अगस्त 1765 को बंगाल में यह अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हो गया। द्वैध शासन, शासन चलाने के लिए 2 समांतर शक्तियों का कार्य करना। 1765 में बंगाल में दीवानी कंपनी को तथा निजामत नवाब को प्राप्त होने से यह व्यवस्था स्थापित हुई। द्वैध शासन, शासन चलाने के लिए 2 समांतर शक्तियों की कार्य करना। 1765 में बंगाल में दीवानी कंपनी को तथा निजात नवाब को प्राप्त होने से यह व्यवस्था स्थापित हुई। दस्तक, बंगाल में कंपनी को प्राप्त अधिकार पत्र जो उन्हें कर मुक्त व्यापार की छूट देता था। इजारा प्रथा, कर वसूली की वह पद्धति थी जिसमें ठेकेदारी या नीलामी द्वारा यह वसूल करने का अधिकार किसी व्यक्ति को प्राप्त होता था। डच निष्क्रियता, गवर्नर जनरल जॉन लॉरेंस 1863 ईस्वी द्वारा अफगानिस्तान के संबंध में अपनाई गई हस्तक्षेप की नीति। निजी व्यापार, वह व्यापार जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी कंपनी के लिए न करके स्वयं अपने लिए करते थे। व्यापगत सिद्धांत, वह सिद्धांत जिसके अनुसार दत्तक पुत्री के राज्याधिकार जो स्वीकृति देना न देना ब्रिटिश शासन की इच्छा पर था। अस्वीकृति की स्थिति में राज्य अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाता था। अधोमुखी निस्यंद सिद्धांत, कंपनी के शासनकाल में शिक्षा नीति का सिद्धांत जिसके केवल उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षित करने के लिए कहा गया था। बुनियादी शिक्षा, गांधी द्वारा प्रतिपादित प्राथमिक शिक्षा की वह नीति जो उत्पादक कार्यों के माध्यम से बालक को शिक्षित करती थी। प्रसंविदायुक्त सेवा, ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों की वह वर्ग जो पद ग्रहण करते समय एक प्रसंविदा पर हस्ताक्षर करते थे। यह नामकरण लॉर्ड क्लाइव के समय में हुआ। शुद्धि आंदोलन, वह आंदोलन जिसके द्वारा भूतपूर्व हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म में वापस लाने का प्रयास किया गया। यह आर्य समाज का आंदोलन था। सहायक सेना, वह सेना जो ईस्ट इंडिया कंपनी देशी राज्यों की सहायता के लिए उनके ऊपर खर्च पर रखती थी। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।